जय श्री राम। यह कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की है। जिस शहर में एक परिवार रहता था जिसमें 5 सदस्य थे, माता पिता, 2 बेटे और एक बेटी। बेटी का नाम साक्षी था। यह परिवार जैसे एक मिडिल क्लास परिवार होता है, बिल्कुल ये वैसा ही एक परिवार था। जो साक्षी थी वो घर की सबसे छोटी मेंबर थी, जिसके कारण उसे सभी लोग बहुत प्रेम करते थे और वो सबकी लाडली हुआ करती थी। साक्षी इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके कॉलेज में हुआ करते थे। कॉलेज के बहुत सारे लड़के उसकी खूबसूरती के कारण उसको प्रपोज कर चुके थे, लेकिन साक्षी हर एक को रिजेक्ट कर देती क्योंकि उसे अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना था। साक्षी अपने लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहती थी, जिसके कारण वो हर एक लड़कों को रिजेक्ट कर दिया करती थी। साक्षी का एक मामा का लड़का था, रोशन। साक्षी जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज थी। जब भी साक्षी को मौका मिलता या रोशन को मौका मिलता, वो एक दूसरे के घर पे आ जाते थे और एक लंबा टाइम एक्सपेंड करते थे। जो रोशन था वो साक्षी से कुछ साल बड़ा था और वो एक बड़े भाई की तरह साक्षी का केयर करता था और उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। रोशन की शादी तय हो जाती है, जिसको सुन करके साक्षी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह रोशन की शादी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। रोशन की शादी से एक हफ्ता पहले ही साक्षी अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर चली जाती है। साक्षी वहाँ जा करके बहुत ज़्यादा खुश थी और वो उस शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और शादी के हर एक काम में साक्षी अपनी मामी का पूरा सहयोग दे रही थी। शादी खत्म होने के बाद साक्षी अपने घर चली आती है, लेकिन साक्षी को ये नहीं पता था कि वहाँ से आने के बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। वहाँ से आने के बाद साक्षी जब भी रात में सोती थी तो उसे बहुत ही अजीब अजीब से सपने आने लगते थे। सपने में एक आदमी उसे पुकारता और उसके करीब आने की कोशिश करता। साक्षी उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन धीरे धीरे ये सपने उसकी रातों की नींद छीनने लगा। साक्षी हर रात महसूस करती कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रही है। शुरू में उसने इसे सपना समझा, लेकिन जब ये हर रात होने लगा तो उसे डर लगने लगा था। जब भी वो सुबह में सो करके उठती तो उसके शरीर पे कुछ निशान मिलते थे और उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। परिवार वाले भी उसकी इस बदलती हालत को देखकर हैरान थे। साक्षी ने जब ये सारी घटना जो उसके साथ हर रोज सपने में हो रहा था, जैसे कि कोई एंटिटी उसे बार बार टच करने की कोशिश कर रही है और उसे गलत काम करने की कोशिश कर रही है, जब ये बात वो अपनी माँ को बताई, उसकी माँ को लगा कि साक्षी शादी में काफी ज्यादा इन्वॉल्व थी, जिसके कारण उसे थकावट हो गई है और उसे अभी अच्छी डाइट और डॉक्टर की जरूरत है, जिसके कारण उसकी माँ ने उसे ले जाकर के एक डॉक्टर से दिखाया। लेकिन जब डॉक्टर से दिखाया गया तो उसका जो रिपोर्ट था बिल्कुल भी नॉर्मल आया। फिर भी डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दी और बोला कि इसे आराम की जरूरत है, इसे ज्यादा परेशान न करें और कुछ दिन इसे आराम करने दें। मेडिसिन लेने के बाद भी साक्षी में कोई सुधार नहीं आया, उल्टा उसका बिहेवियर और ज्यादा चेंज होने लगा। अब साक्षी ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी, हर बात पे लड़ाई करने लगी और किसी भी सामान को उठा के फेंक देती, यहाँ तक कि घर के टीवी और फ्रिज को भी उसने तोड़ डाला था। साक्षी के हरकतों के कारण उसके घर वाले काफी परेशान रहने लगे। ऐसे ही जब किसी बात को लेकर के साक्षी काफी ज्यादा नाराज हो गई और अपने घर के सारे सामानों को तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया तो उसके पापा ने उसे रोकने की कोशिश की। उस टाइम पे साक्षी ने अपने पापा का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया, जिसे देख करके घर के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि साक्षी के पापा का वेट 80 केजी से भी ज्यादा था और एक नॉर्मल लड़की इतनी वेट उठा पाए ये इम्पॉसिबल है। साक्षी जब अपने पापा का गला पकड़ करके हवा में उठा ली थी, उस टाइम पर साक्षी का भाई उसे ऐसा न करने के लिए बोला। तब साक्षी ने जो रिप्लाई दिया था उसे सुन करके सभी लोगों के पसीने छूट गए थे। साक्षी ने बोला, कौन बहन, कौन साक्षी? मैं किसी साक्षी को नहीं जानती, मैं कोई साक्षी नहीं हूँ। साक्षी ने जब अपने पापा का गला छोड़ा, उसके बाद सभी लोग उस घर को छोड़ करके तुरंत ही बाहर निकल गए। जब साक्षी इस तरह की हरकत कर रही थी, उस समय घर का मेन डोर खुला हुआ था, जिसके कारण उसके घर के बगल के पड़ोसी भी इस चीज को अच्छे से देख लिए थे। जैसे ही वो लोग घर से बाहर निकले, पड़ोसी ने आकर के बोला कि भाई साहब, ये कोई अलग ही मामला है, आपको किसी अच्छे जानकार पंडित से दिखाना चाहिए। इसके बाद उस पड़ोसी ने उन्हें एक नंबर दिया और बोला कि ये मेरे गुरुजी का नंबर है, आप इनसे जरूर बात कीजिए। साक्षी के पापा ने दिए हुए नंबर पर डायल किया और वो गुरुजी को सारी बातें A to Z बता डाले। गुरुजी जब ये पूरा बात सुने तो बिना देर किए हुए साक्षी के घर की तरफ निकल गए।
कुछ देर में गुरुजी साक्षी के घर पे आ चुके थे। तब तक पूरा परिवार बाहर ही खड़ा होकर के गुरुजी के आने का वेट करता रहा। गुरुजी के आने के बाद वो लोग घर के अंदर आए और उन्होंने साक्षी को ढूंढना शुरू किया कि आखिर साक्षी है कहाँ पे। उन लोगों ने साक्षी को किचन के अंदर देखा और देखा कि साक्षी एक चूहे को मार करके उसका खून पी रही है। इस घटना को देख करके सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। इस चीज को देख करके पंडित जी तो इतना तो समझ गए थे कि ये कोई साधारण केस नहीं होने वाला है। इसके ऊपर जो भी एंटिटी है वो बहुत खतरनाक है। पंडित जी ने बिना समय गवाए हुए उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया और उसके भाई को दिया कि ये सारी चीज़ें हमें जितनी जल्दी हो सके प्रोवाइड की जाए। और इधर पंडित जी ने एक सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया ताकि जो साक्षी है उस घेरे से बाहर ना निकल पाए और किसी को चोट न पहुंचा पाए। साक्षी का जो भाई है वो आधे घंटे के अंदर सारी चीज़ें लेकर के पंडित जी के पास आ जाता है। अब पंडित जी एक हवन करना शुरू करते हैं जो बहुत लंबा टाइम तक चलने वाला था। जैसे जैसे हवन आगे की तरफ बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पूजा आगे की तरफ होती जाती है, साक्षी का रूप और भी खतरनाक होते जाता है। साक्षी पूरा बाल को खोल करके और बहुत ही अजीब और भारी भरकम आवाज में पंडित जी से बोलती है, आज तू नहीं बचेगा, तेरी मौत यहाँ लेकर के आई है। जो पंडित जी थे वो भी माता कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने माता कामाख्या में जाकर के बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर रखी थी। उनको अच्छे से पता था कि इस तरह की एंटिटी से कैसे लड़ा जा सकता है और क्या क्या ये एंटिटी कर सकती है। अभी पंडित जी कुछ सोच ही पाते तब तक साक्षी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उस हमले में पंडित जी का सर फट गया। पंडित जी वहीं पड़े हुए एक कपड़े के टुकड़े से अपने सर को बांधने लगे ताकि खून को रोका जा सके। घर के सभी लोग और भी ज्यादा डर गए। सर फटने के बाद जो पंडित जी का जो खून जमीन पे गिरा था, साक्षी उसे चाटना शुरू कर देती है और एक बहुत ही खतरनाक हंसी के साथ पंडित जी की तरफ देखती है। एक टाइम तो सबको ऐसा लगा कि अब तो पंडित जी गए, यानी कि साक्षी अब पंडित जी को तो मार ही डालेगी। तभी पंडित जी ने एक कोई मंत्र पढ़ा और हाथ में जल लेकर के साक्षी की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अभिमंत्रित जल के छींटे से साक्षी थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, जो पंडित जी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जिसके कारण पंडित जी को कुछ टाइम मिल गया। उसके बाद पंडित जी ने माता कामाख्या का ध्यान करके एक और मजबूत घेरा तैयार किया ताकि साक्षी इसे तोड़ न सके। उसके बाद पंडित जी ने कई सारे मंत्र पढ़ना शुरू किए और एक के बाद एक कई सारी आहुतियां देना शुरू कर दिए। लगभग 2 घंटे आहुति के बाद जब पंडित जी ने क्वेश्चन करना शुरू किया कि बता तू कौन है, तुझे किसने भेजा है और तेरा मकसद क्या है, तब जा करके उस एंटिटी ने बोलना शुरू किया कि मुझे किसी ने भेजा है जो साक्षी को मार डालना चाहती है। साक्षी के अंदर जो एंटिटी थी उसने बोलना शुरू किया कि मैं एक जिन हूँ जिसे साक्षी के मामा के घर के तरफ से मुझे भेजा गया है साक्षी को मार डालने के लिए। जब इसका कारण पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया, तो उस एंटिटी ने बोला कि जब साक्षी अपने मामा के घर गई थी तो वहाँ पे घर के पड़ोस में जो एक औरत रहती है उसके साथ साक्षी की कुछ कहा सुनी हो गई थी जो देखने में सुंदर नहीं है। तो साक्षी ने गुस्से में उस औरत से बोली कि जब तेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम अकल तो अच्छी रखा कर। इस बात से उस औरत का ईगो हर्ट हो गया और वो साक्षी को मार डालने के लिए एक मौलवी के पास गई। उस मौलवी के पास मेरे जैसे बहुत सारे जिन कैद हैं जिसे वो पैसे के लालच में बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है। उस औरत ने उस मौलवी को 7 लाख से भी ज़्यादा रुपए दिए हैं साक्षी को मारने के लिए। मैं उस मौलवी के कैद में हूँ जिसके कारण मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद पंडित जी ने उस जिन को अपने कैद में कर लिया। जैसे ही वो जिन साक्षी के शरीर से बाहर निकला, साक्षी बेहोश हो गई। साक्षी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बिल्कुल ही सही नहीं थी। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ। धीरे धीरे साक्षी रिकवरी की। पंडित जी ने उस जिन के लिए एक अलग से पूजा किया जिसके कारण वो जिन भी उस मौलवी के कैद से हमेशा के लिए फ्री हो गया। और पंडित जी उस जिन को फ्री करते टाइम पे उससे वचन लिए थे कि आज के बाद तुम किसी का भी अहित नहीं करोगे। साक्षी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है। अपने लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है ताकि उसे एक जॉब मिल सके और वो अपने लाइफ में स्टेबल हो सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।